नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका नीतू नेगी। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 3 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है संधि। ठीक है, इंग्लिश में इसे कहते हैं जॉइनिंग। जॉइनिंग का मतलब होता है जोड़ना, किसी भी चीज़ को जोड़ना या किसी भी चीज़ का मेल करना। ठीक है, तो संधि का मतलब क्या होता है? मेल, योग या मेल। ठीक है, यानी कि जब हम जोड़ते हैं दो वर्णों को तो किस प्रकार से वह संधि बनता है। वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार यानी परिवर्तन होता है उसे ही संधि कहते हैं। बच्चों, परिवर्तन यानी क्या होता है? चेंज होना। जब वर्ण आपस में मिलते हैं तो उन दोनों के मेल में से जो परिवर्तन होता है, जब वर्ण आपस में मिलते हैं तो उन दोनों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। ठीक है, संधि का शाब्दिक अर्थ है बच्चों मेल या मिलाप। जैसा कि मैंने आपको बताया, दो शब्द या पद जब एक दूसरे के पास होते हैं, जब दो शब्द या फिर दो पद एक दूसरे के पास पास होते हैं, तब उच्चारण की सुविधा, उच्चारण मतलब बोलने की सुविधा के लिए और उसको शॉर्ट में छोटा करने के लिए पहले शब्द के अंतिम और दूसरे शब्द के प्रारंभिक अक्षरों को एक दूसरे से मिला दिया जाता है। जब दो अक्षर या वर्ण मिलते हैं तो उनके मेल से जो विकार यानी परिवर्तन होता है, वर्णों के इसी मेल को संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे आपकी पुस्तक में दो चित्र दिए गए हैं, एक गायिका का चित्र दिया गया है और एक गायक का चित्र बनाया गया है। तो बच्चा, जो ये गायिका का चित्र बनाया गया है उसमें गायिका शब्द किन किन शब्दों के योग से बना है? देखिए, गे और इका। ये जो धन का साइन लगाया है, बीच में प्लस का साइन लगाया है, इस प्लस के साइन का मतलब होता है बच्चों जोड़ना। यानी कि हमने गे और इका को जोड़ दिया, गे धन इका, यानी कि हमने गे और इका को जोड़ दिया तो क्या बन गया? गायिका। ठीक है, उसके बाद फिर गायक। गायक में कौन कौन से शब्द हैं? देखिए, गे और अक। ठीक है, हमने जोड़ा तो वहाँ पे हमने प्लस का साइन लगा दिया। तो प्लस का साइन जब हमने लगाया है तो क्या हो गया? गे धन अक, क्या हो गया? गायक। तो कहने का अर्थ यह है कि जब दो वर्णों के परस्पर मेल से, दो वर्णों के परस्पर यानी आपस में मेल से जो विकार यानी परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, कुछ अन्य उदाहरण भी दिए गए हैं। जैसे पुस्तक धन आलय, क्या हो गया? पुस्तकालय। तो पुस्तकालय जो हमारा शब्द है वो किन किन शब्दों के योग से बना है? पुस्तक और आलय के योग से बना है। उसी प्रकार से रमा धन ईश बराबर रमेश, सुधन आगत बराबर स्वागत, दया धन आनंद बराबर दयानंद। बच्चों, अब हमें ये देखना है कि यहाँ पे हमने जब पुस्तक धन आलय है तो यहाँ पर तो पुस्तक है, अ है, उसके बाद फिर आलय है, तो हमने इसको पुस्तकालय क्यों बनाया? पुस्तकालय। ठीक है, रमा धन ईश है तो हमने इसमें एक की मात्रा लगा के रमेश क्यों बनाया? सुधन आगत है तो हमने स्वागत क्यों बनाया? दयानंद धन आनंद है तो हमने दयानंद क्यों बनाया? ठीक है, तो बच्चों यही हमें सीखना है। संधि जो आपका अध्याय है संधि, इसमें हमें यही सीखना है कि हमें कौन से स्वर के साथ कौन सा स्वर मिला के कौन सा अलग, मतलब जो उसमें विकार उत्पन्न होगा वो कौन सा विकार, क्या विकार होगा वो, कि कौन सा वर्ण बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों ये हम आगे देखेंगे जब हम संधि के प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं संधि विच्छेद। अब संधि विच्छेद किसको कहते हैं? संधि का अर्थ है मेल या मिलना, और विच्छेद का अर्थ जैसा कि नाम से ही पता है बच्चों, विच्छेद का मतलब होता है अलग होना। ठीक है, दो वर्णों के मेल से बने नए शब्द को पहले वाली स्थिति में लाना ही संधि विच्छेद कहलाता है। क्या कहा? दो वर्णों के मेल से, जब दो वर्ण होते हैं वो मिलते हैं, जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो उन वर्णों के मेल से बने नए शब्द
नए जो शब्द होते हैं को, उन शब्दों को पहली वाली स्थिति में लाना ही संधि विच्छेद कहलाता है। अब दो वर्णों का मेल कौन सा है? जैसे महाशय हमारा संधि है, यानी कि दो शब्दों के मेल से बना हुआ है महाशय, और उनको हम पहली वाली स्थिति में ला रहे हैं। तो पहली वाली स्थिति की क्या होगी? ये महाधन आशय। ठीक है, महाधन आशय से बना महाशय। और तथैव किस चीज से, कौन कौन से शब्दों से बना है? तथा धन एव से बना है तथैव। स्वागत शब्द किन किन शब्दों से मिलकर बना है? सुधन आगत बराबर स्वागत। वनौषध किन किन शब्दों से मिलकर बना है? वन धन औषध। इसी प्रकार से देवर्षि, देव धन ऋषि, न्यून किन किन वर्ण शब्दों से बना है? नी धन ऊन। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद बच्चों हम देखते हैं संधि के प्रकार। ठीक है, संधि के कितने प्रकार हैं बच्चों? संधि के हैं 3 प्रकार, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वर संधि। स्वर संधि कहते किसको हैं? ठीक है, दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, अर्थात बच्चों जब दो स्वर जब आपस में मिल रहे हैं तो हम उससे कौन सा परिवर्तन कर रहे हैं? जब दो स्वर आपस में मिल रहे हैं तो उससे कौन सा परिवर्तन हो रहा है और कौन सा नया शब्द बन रहा है, वो कहलाता है स्वर संधि। ठीक है बच्चों, स्वरों के बारे में और व्यंजन के बारे में पिछले अध्याय में मैंने आपको बताया था और हम लोगों ने पढ़ रखा है ना पिछले अध्याय में। तो स्वर कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, ये सब हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम स्वर संधि पढ़ेंगे। ठीक है, अब बच्चों हमने पढ़ा कि स्वर संधि के 3 प्रकार हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो इसी प्रकार से बच्चों स्वर संधि क्या होता है ये हमने पढ़ा कि दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, तो अब बच्चों स्वर संधि के भी भेद हैं कुछ। कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। ये स्वर संधि में 5 तरह की स्थितियां उत्पन्न करते हैं। ये जो स्वर संधि के भेद हैं 5, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ठीक है, ये 5 भेद जो हैं बच्चों स्वर संधि के, वे संधि में 5 तरह की स्थितियां उत्पन्न करते हैं। ठीक है, जब स्वर वर्ण का स्वर वर्ण से मेल होता है, स्वर वर्ण का स्वर वर्ण से मेल होता है, तो ये 5 तरह की स्थितियां उत्पन्न होती हैं, जिसके कारण स्वर संधि के 5 प्रकार बनाए गए हैं। ठीक है, 5 प्रकार क्यों बनाए गए हैं? क्योंकि जब स्वर से स्वर मिलता है तो कुछ अन्य स्थितियां उत्पन्न होती हैं जो कि एक जैसी नहीं होती, तो कुछ अलग अलग प्रकार की स्थितियां उत्पन्न बनाए गए हैं। सबसे पहला हमारा है बच्चों दीर्घ संधि। हम दीर्घ संधि के बारे में, नमस्कार बच्चों हम पढ़ रहे थे संधि कि संधि किसे कहते हैं। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार यानी परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। उसके बाद फिर हमने संधि विच्छेद पढ़ा। संधि का मतलब होता है मिलना और विच्छेद का अर्थ होता है अलग होना। तो बच्चों दो वर्णों के मेल से बने नए शब्द को पहले वाली स्थिति में लाना ही क्या कहलाता है? संधि विच्छेद कहलाता है। उसके बाद फिर हमने पढ़ा था संधि के भेद। संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब हम सबसे पहले स्वर संधि पढ़ रहे थे। स्वर संधि में हमने क्या पढ़ा कि दो स्वरों के मेल से जो विकार यानी परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों स्वर संधि के भेद। बच्चों स्वर संधि के मुख्य 5 भेद हैं। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि
और 5वां अयादी संधि। तो बच्चों सबसे पहले हम पढ़ेंगे दीर्घ संधि किसे कहते हैं और ये किन किन वर्णों के मेल से बनते हैं। ठीक है बच्चों, जब हम ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व और दीर्घ स्वर बच्चों हम पढ़ चुके हैं पिछले पाठ में ना। तो ह्रस्व स्वर वे होते हैं जिनमें एक मात्रा का समय लगता है और दीर्घ स्वर वे होते हैं जिनमें 2 मात्राओं का समय लगता है। यानी जो जल्दी जल्दी बोले जाते हैं वो ह्रस्व स्वर होते हैं और जो देर तक जिसमें साउंड आती है, आवाज़ आती है, स्वर निकलता है मुंह से, उसको कहते हैं दीर्घ स्वर। ठीक है, तो ह्रस्व स्वर हैं अ, छोटा अ, छोटी ई, छोटा ऊ। ठीक है, और दीर्घ स्वर क्या क्या होते हैं? आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये हैं दीर्घ स्वर। तो बच्चों क्या कहा है, दीर्घ संधि किसे, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है, तो हर चीज़ में बच्चों इसमें क्या होता है, अगर हमें दीर्घ संधि को पहचानना है तो हम कैसे पहचानेंगे? जब ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, ऊ के बाद क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, ऊ आए तो दोनों के मेल से दीर्घ आ, दीर्घ ई और दीर्घ ऊ हो जाता है। ठीक है, क्या कह रहे हैं यहाँ पे? तो सबसे पहले तो हम समझते हैं बच्चों कि दीर्घ संधि क्या होती है। दीर्घ का मतलब जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। तो अगर कहीं पर दीर्घ संधि के शब्द दिए होंगे तो हम उसको कैसे पहचानेंगे कि ये दीर्घ संधि है? उसमें क्या होगा कि हमें सब जगह उसमें हर वाक्य में कहीं ना कहीं पर बड़ी मात्रा दिखाई देगी। ठीक है, हर चीज़ में बड़ी मात्रा बड़ी मात्रा बड़ी मात्रा होगी, उसी को क्या कहा जाएगा? दीर्घ संधि। बड़ी, दीर्घ मतलब बड़ा। ठीक है, तो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, कोई भी मात्रा बड़ी होगी उसमें तो उसको हम कहेंगे दीर्घ संधि। ठीक है, जितने भी शब्दों में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ आएगा वे क्या होंगे? दीर्घ संधि के शब्द होंगे। अब जैसे कि इसमें भी आपका दिया है, देखिए, स्वार्थ, भावार्थ, देवालय, हिमालय, परीक्षार्थी, यथावसर, यथावसर, विद्यालय, दयानंद, सब में क्या है? बड़ा आ की, यानी कि आ की मात्रा है। अब देखिए रविंद्र, हरीच्छा, कवीश, इसमें क्या है? बड़ी ई की मात्राएं हैं। उसके बाद फिर भानुदय, गुरुपदेश, भानुर्जा, इसमें क्या है? बड़ा ऊ की मात्रा है। तो आपने पहचाना, जिसमें बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ की मात्राएं लगी होती हैं, उन शब्दों को हम पहचानेंगे किसमें कि ये दीर्घ संधि है। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार से हमने देखा कि दीर्घ संधि के शब्द हम कैसे पहचाने। ठीक है, तो उसके बाद फिर अब हम देखते हैं कि दीर्घ संधि में जब संधि विच्छेद किया जाएगा तो वहाँ पे कैसे हम बनाएंगे, या संधि विच्छेद अगर होगा तो हम उसको संधि के शब्द कैसे बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, देखिए, अब हमने अभी पढ़ा क्या होगा, जब ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, ऊ के बाद क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, ऊ आए तो दोनों के मेल से दीर्घ आ, दीर्घ ई और दीर्घ ऊ हो जाता है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, जैसे सबसे पहले आपका दिया है अ प्लस अ बराबर आ। ठीक है, अ धन अ बराबर आ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बच्चों कि जैसे हमने स्वार्थ वाक्य लिया। ठीक है, क्या वाक्य लिया हमने? स्वार्थ। अब हमें स्वार्थ का संधि विच्छेद करना है तो हम कैसे करेंगे? स्व धन अर्थ। ठीक है, तो क्या होगा? स्व क्या आएगा यहाँ पे? आ है, स्वार्थ में उसका जो संधि विच्छेद होगा और यानी कि जो वास्तविक उसका रूप होगा वो क्या होगा? स्व में अ का स्वर है और उसके बाद भी अ है, तो अ धन अ बराबर क्या हो गया? स्वार्थ। तो वो में आ की मात्रा लग गई। ठीक है, फिर अ धन आ बराबर आ होगा, जैसे देव धन आलय, देव, व में अ है,
फिर आलय में आ ही लगा है तो क्या हो जाएगा देवालय, तब भी आ की मात्रा लगी है। उसके बाद फिर आ धन औ बराबर आ होगा। हर तरीके से बड़ा आ की मात्रा ही लगेगी संधि में, यानी कि शब्द में, ठीक है, संधि शब्द में। तो आ धन औ बराबर भी आ होगा। जैसे परीक्षा, यानी कि किसी भी हालत में भले वो अ हो, छोटी ई हो, छोटा ऊ हो, उसके बाद फिर आ हो अ हो, तो उसमें क्या होगा, हमें छोटा अ छोटा आ को का अगर मेल कर रहे हैं, छोटा अ का मेल कर रहे हैं तो आ बन जाएगा, तब भी आ बनेगा। अगर अ और आ का मेल कर रहे हैं तब भी आ बनेगा। आ और अ का मेल कर रहे हैं तब भी आ बनेगा। और आ और आ का मेल कर रहे हैं तब भी आ ही बनेगा। और हर हालत में क्या बनेगा, वो आ मात्रा लगेगी उसमें, ठीक है। उसी प्रकार से छोटी ई धन छोटी ई बराबर हो जाएगा बड़ी ई, ठीक है। जैसे रवि धन इंद्र बराबर क्या हो गया रविंद्र, बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है, ठीक है। तो छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा को मिला के भी बड़ी ई ही बनेगा। जैसे कवि धन ईश, कवीश हो गया। इसी प्रकार से बच्चों ग वाला देखिए, छोटा ऊ धन छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ बनेगा। तो हमें छोटा बड़ा बड़ा छोटा कोई भी स्वर अगर हमें मिलाना है तो उससे क्या बनेगा, बड़ा ही बनेगा। तो इसी को हम क्या कहेंगे, दीर्घ संधि कहेंगे, ठीक है बच्चों। उसके बाद बच्चों अब हमारा जो दूसरी संधि जो हमारी है वो है गुण संधि। अब गुण संधि किसको कहते हैं बच्चों, हम ये देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। यदि अ और आ के आगे छोटी ई या बड़ी ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ और री स्वर आते हैं तो दोनों के मिलने से क्रमशः ए ओ और अर हो जाते हैं। अब इसको अगर हम ठीक से समझें तो क्या होती है गुण संधि, सबसे पहले ये देखते हैं कि बच्चों शब्द को देखते ही पहचाने, उस शब्द को पहचानना कि उस शब्द में कौन सी संधि है, ठीक है। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, संधि में दो शब्दों का मेल होता है बच्चों। अब हम एक ट्रिक देखेंगे कि जिससे कि हमें पहचान होगी कि ये कौन सी संधि है, ठीक है। अब गुण संधि की हम पहचान अगर करना चाहें तो हम कैसे करेंगे, हमने दीर्घ संधि की पहचान करी कि उसमें बड़ी ई, बड़ा आ और बड़ा ऊ की मात्राएं हैं हमें दिखाई देंगी, तो वो दीर्घ संधि होगी। दीर्घ का मतलब भी बड़ा होता है, ठीक है। तो गुण संधि में हम कैसे पहचान करेंगे, अगर शब्द के अंत में अ, जो अ से अनार होता है, ठीक है, अ से अनार वाला अ, या आ से आम वाला आम, ठीक है। कुछ बच्चे अ को छोटा अ भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है अ से अनार वाला अ और आ जाए, ठीक है। अगर शब्द के अंत में अ या आ जाए और दूसरे वाले शब्द में चाहे छोटी ई या बड़ी ई हो, ठीक है, आ जाए, चाहे छोटा ऊ या बड़ा ऊ आ जाए या री आ जाए, तो ध्यान रखिए क्या होगा, अगर बड़ी ई आया है तो ए बनेगा, छोटा ऊ आया है तो ओ बनता है और री आया है तो अर बनेगा। क्या होगा, अगर हमारे शब्द में बड़ी ई आया है तो ए बनेगा, ठीक है, शब्द के अंत में। अगर हमारे शब्द में बड़ी ई आया है तो ए बन जाएगा, छोटा ऊ आया है तो ओ बन जाएगा और री आया है तो अर बन जाएगा। अब देखिए कितने कितने आप लोगों के यहाँ पे देखिए, अ धन ई बराबर ए, ठीक है, अ धन ई बराबर क्या है ए। अब बच्चों ऐसा क्यों होता है, बड़ी ई आया है तो ए बन जाएगा, छोटा ऊ आया है तो ओ बन जाएगा, री आया है तो अर बन जाएगा, ठीक है। ऐसा होता है गुण संधि में। या कहें जहां बीच में ऐ की मात्रा हो, ठीक है, ऐ नहीं ए की मात्रा दिख जाए, जहां बीच में हमें ए की मात्रा दिख जाए या ओ की मात्रा लगी हो, वहां पर री की मात्रा लगी हो, या तो वहां पे क्या होगी, गुण संधि होगी, ठीक है।
भले ए की मात्रा हो, ओ की मात्रा हो या री की मात्रा हो, वहाँ पे हमें हमें क्या समझ में आएगा कि ये गुण संधि है। ठीक है, ए की मात्रा देखिए, सुरेंद्र, स्वेच्छा, महेंद्र, ये सब क्या है, ए की मात्रा है। और उसके अलावा ओ की मात्रा, ओ की मात्रा में सूर्योदय, ये देखिए सूर्योदय, वार्षिकोत्सव, ये सब क्या है, ओ की मात्राएं हैं, ओ की मात्राओं वाले शब्द हैं। उसके बाद सबसे नीचे देखिए महर्षि। अब महर्षि में क्या शब्द आ रहा है, आ रहा है। ब्रह्मर्षि, ब्रह्मर्षि में भी क्या आ रहा है, आ रहा है, जहां पर कि ये री की मात्रा हमने दी लगाई, देख रहे हैं हम जो। ठीक है, ब्रह्मर्षि, महर्षि, अर आ रहा है ना, इसमें अर स्वर आ रहा है। अर जो बोलने में हमें क्या सुनाई दे रहा है, अर शब्द सुनाई दे रहा है। जैसे ब्रह्मर्षि, महर्षि, अर्षि ना, तो ऐसे सुनाई दे रहा है। तो क्या मैंने बताया आप लोगों को कि जहां पर ए की मात्रा दिख जाए या ओ की मात्रा दिख जाए या री की मात्रा लगी हो, वहां पर गुण संधि होती है। ठीक है, उसके बाद बच्चों हमारा तीसरा है वृद्धि संधि। हमने पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा दीर्घ संधि, दूसरा हमने पढ़ा गुण संधि, और अब हम तीसरी जो संधि है वो पढ़ेंगे हम वृद्धि संधि। अब वृद्धि संधि क्या होती है बच्चों, वृद्ध का मतलब होता है बूढ़ा, वृद्धि का मतलब होता है बूढ़ा। तो अभी तक हमने क्या किया था, यहाँ पे क्या होगा, अब हम इसकी पहचान कैसे करेंगे बच्चों कि वृद्धि संधि में क्या होगा कि वहाँ गुण संधि में ए था। गुण संधि जब हमने पढ़ी तो हमने क्या क्या कौन कौन से शब्द देखे उसमें, ए देखे, ओ देखे, और क्या देखे, कौन कौन से शब्द देखे, ए और ओ, और उसके अलावा हमने अर देखा था, किस में देखा था, गुण संधि में। ठीक है, तो वृद्धि संधि में क्या होगा, ए के बदले हो जाएगा आई। ठीक है, वृद्धि में गुण में था ए, वृद्धि में हो जाएगा आई। आई वाले शब्दों के मात्रा के शब्द हमें दिखाई देंगे। ओ के बदले हो जाएगा औ। ठीक है, गुण संधि में था ए की मात्रा लगी हुई थे शब्द थे, और ओ की मात्रा के लगे हुए शब्द थे, और वृद्धि संधि में दो मात्राओं वाले शब्द हमें दिखाई देंगे, दो मात्राओं वाले, जैसे ए के बदले आई की मात्रा, ओ के बदले औ की मात्रा। तो बच्चों इसी को कहते हैं वृद्धि संधि, यानी मजाक में हम कहें तो बूढ़ा कहते हैं इसको। जैसे अगर हम ट्रिक से कहें तो मतलब वहाँ पर ए है तो यहाँ आई हो जाएगा, ओ है तो यहाँ पे औ हो जाएगा। तो बच्चों मात्रा डबल हो जाएगी। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमारे उदाहरण इसमें जो वृद्धि संधि में दिए गए हैं वो क्या हैं, जैसे देखिए एक, एक, सदैव, मतैक, के सब में क्या है, आई की मात्राएं दिख रही है ना। अब देखिए, और नीचे देखिए परमोदार्य, महोजसी, ये सब क्या है, महोजसी, एक, सदैव, मतैक्य, महेश्वरी, परमोज, परमोदार्य, महोजस्वी, महोदार्य, ये सब क्या हैं, आई और औ की मात्राओं वाले शब्द हैं। इसी प्रकार से हितैषी, यथैव, जनैश्वर्य, राजेश्वर्य, वनौषधि, परमौषध, महोषधि, महोषध, ये सब क्या है, आई और औ यानी डबल मात्राओं वाले शब्द है। तो हम जहाँ पर भी डबल मात्राओं वाले शब्द देखेंगे वहाँ पे हमारी ट्रिक क्या होगी कि ये वृद्धि संधि है, और जहाँ पर एक मात्राओं वाले ए और ओ और अर होगा वहाँ पे क्या होगा, गुण संधि होगी। ठीक है, तो वृद्धि संधि में हमने देखा कि देखिए अ और ए मिला के आई हो जाएगा, यानी कि डबल मात्राओं वाले बन जाएंगे, बड़ा बन जाएगा। जैसे ए
और आई, ए से बड़ा क्या है, आई है ना, तो उसमें मात्रा लगी हुई है। तो एक एक बराबर क्या हो गया, एक एक। जैसे सदा धन एव सदैव, मत धन ऐक्य मतैक्य, महाधन ऐश्वर्य महेश्वर्य। तो इसी प्रकार से बच्चों ये हो गया हमारा वृद्धि संधि। उसके बाद हम पढ़ेंगे यण संधि। अब बच्चों यण संधि किसको कहते हैं? यण संधि में कोई ना कोई अधूरा शब्द होगा बच्चों। हम इसको कैसे पहचानेंगे? यण संधि में य, व और र होते हैं, ठीक है। यण संधि में जब अगर हमें अचानक से पहचानना होता है, तो यानी कि अगर हम ट्रिक से पहचाने यण संधि की ये संधि कौन सी है, तो उसको कैसे पहचानेंगे कि उसमें कोई ना कोई अधूरा शब्द होता है। और जैसे अत्यधिक, इत्यादि, उपयुक्त, अत्युत्तम और अन्य शब्द इसमें देखिए अत्यधिक, इत्यादि, नद्यपर्ण, देव्यागम, प्रत्युत्तर, न्यून, प्रत्येक, देवैश्वर्य, ये सब क्या है? इसमें कहीं ना कहीं पर आधा शब्द आ रहा है ना, आधा वर्ण आ रहा है। तो ये हमारी ट्रिक है कि यण संधि को पहचानने की। अब यहाँ पर बच्चों हमें ये देखना है कि जैसे हमने लिखा मतैक्य, ठीक है, मतैक्य लिखा। मतैक्य शब्द तो यहाँ पर हमें, मतैक्य शब्द में हमें यहाँ पे फोकस करना है ऐ की मात्रा पर, ठीक है, क्योंकि ऐ की मात्रा वाले शब्द कौन से थे? ऐ की मात्रा वाले शब्द अभी हमने पढ़ा था, ऐ की मात्रा वाले शब्द थे वृद्धि संधि, ठीक है। तो हमें यहाँ पर किस पर फोकस करना है? ऐ की मात्रा पर, ना कि आधे वर्ण पर हमें यहाँ पे फोकस नहीं करना है। तो मतैक्य में वृद्धि संधि होगी। क्यों? क्योंकि य, व और र के साथ अधूरे शब्द लगे होंगे। जब य, व और र के साथ अधूरे शब्द लगे होंगे तो जो है यण संधि होगी, ठीक है। जब किसके साथ? य, व और र के साथ अधूरा शब्द आ जाए तो यण संधि होगी। उसके अलावा जैसे हमने मतैक्य कहा, तो मतैक्य में य, व और र कहीं पर भी नहीं है, तो मतैक्य क्या हो गया? वृद्धि संधि हो गई, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप लोगों की जो पुस्तक है उसमें क्या दिया है यण संधि में कि यदि छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ के और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो छोटी ई, बड़ी या य हो जाता है, ठीक है। और छोटा ऊ, बड़ा ऊ का व हो जाता है तथा री का र हो जाता है, ठीक है। र के नीचे हलंत लगा है बच्चों, र के नीचे हलंत लगा है। इस हलंत का मतलब होता है आधा वर्ण, इस हलंत का मतलब होता है आधा वर्ण, ठीक है। तो इसी प्रकार से देखिए, जैसे छोटी ई धन अ बराबर य हो गया, और इसका हमने जब शब्द बना संधि विच्छेद और संधि बनी तो अति धन अधिक, अति धन अधिक बराबर हो गया अत्यधिक। उसके बाद ई धन आ का बन गया, हो गया या, तो इति धन आदि बराबर हो गया इत्यादि। इसको बहुत गहराई से समझने की जरूरत है बच्चों, ठीक है। इसके बाद बच्चों यण संधि के बाद हम पढ़ेंगे हमारी लास्ट स्वर संधि अयादि संधि, ठीक है। अयादि संधि किसको कहते हैं? इन शब्दों को अगर हम ट्रिक से पढ़े तो इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं, क्या क्या इसमें आता है बच्चों? इसमें आते हैं जहाँ पर भी अय, अव, अवि ये शब्द होंगे, अयादि संधि में य, व बीच में आए और साथ में वी, वु आ जाए तो वहाँ पे अयादि संधि हो जाएगी, ठीक है। इन शब्दों में क्या हमें दिखाई देगा? अय, अव, अवि,
ये सब आय, अय, ये सब आव, ये सब सुनाई देंगे। ठीक है, हमें अयादि संधि, जहाँ से अयादि अय अय नाम से ही पता चल रहा है ना। तो कैसे हमें पहचानना है इसमें कि इसमें अय अव ये सब शब्द आएंगे। तो देखिए बच्चों, अयादि संधि में ए, आई, ओ तथा औ के बाद कोई अन्य स्वर आए तो इनका क्रमशः क्या हो जाएगा, ए, आई, ओ और औ के बाद कोई अन्य स्वर आता है तो इनका क्रमशः क्या हो जाता है, अय हो जाएगा, आय हो जाएगा, अव हो जाएगा और आव हो जाता है। जैसे नयन, नयन हमारा संधि शब्द है, तो नयन में जो वास्तविक शब्द लगे हुए हैं वो क्या क्या हैं, ने, धन, अन। ठीक है, तो ने में किसका स्वर है, ए का है, अन में अ का स्वर है, तो ने धन अन बराबर हो गया नयन। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही आई धन अ बराबर हो गया आय, आई धन अ बराबर क्या हो गया, आय। जैसे गै धन अक क्या हो गया, गायक। सबसे पहले आप लोगों की पुस्तक में गायक और गायिका दिया गया है ना, तो कै धन अक हो गया गायक। उसी प्रकार से ओ धन अ बराबर औ, तो क्या हो गया, पो धन अन बराबर पावन। तो इसी प्रकार से ये बच्चे हो गई अयादि संधि। ठीक है, इन सब संधियों को आप लोगों को याद करना है। इसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों व्यंजन संधि। ठीक है, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि मैं अगले वीडियो में आप लोगों को सेंड करूंगी। नमस्कार बच्चों, हम पढ़ रहे हैं पाठ 3 संधि। तो बच्चों मैंने आप लोगों को बताया था संधि किसको कहते हैं, संधि के भेद मैंने आपको बताया, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, जिसमें से कि स्वर संधि के मैंने 5 पेज आपको डिटेल में बताए थे। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि, पांचों मैंने आप लोगों को डिटेल में बता दिए थे। आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है बच्चों, तो व्यंजन संधि कहते किसको हैं बच्चों, सबसे पहले हम ये देखते हैं। ठीक है, पहले शब्द के अंत में यदि व्यंजन हो, पहला शब्द क्या होता है, जैसे हमने कोई शब्द लिया, वागीश ले लिया। ठीक है, वागीश अगर हमने लिया तो पहले शब्द के अंत में क्या है, वाक, वाक है। वागीश किससे बना है, वाक से बना है, वाक धन ईश। तो पहले शब्द के अंत में, पहले शब्द का पहला शब्द है वाक और उसका अंतिम शब्द क्या है, अंत क है। तो पहले शब्द के अंत में, जैसे कि वागीश में वाक पहला शब्द है और वाक का पहले शब्द का अंतिम शब्द है क, तो पहले शब्द के अंत में व्यंजन हो तो व्यंजन क्या है, क व्यंजन है क्योंकि उसके नीचे हलंत लगा है। और दूसरे शब्द के आरंभ में व्यंजन या स्वर हो। अब दूसरा शब्द है ईश, तो ईश क्या है, ई क्या है, स्वर है। तो क्या कह रहे हैं कि पहले शब्द के अंत में यदि व्यंजन हो और दूसरे शब्द के आरंभ में व्यंजन या स्वर हो, या तो व्यंजन भी हो सकता है या स्वर भी हो सकता है, तो दोनों के मिलने से जो विकार यानी परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यानी कि अगर व्यंजन हो तो पहले शब्द के अंत में यदि व्यंजन हो और दूसरे शब्द में व्यंजन भी हो सकता है और स्वर भी हो सकता है, तो उन दोनों को मिलाकर जो शब्द बनता है, जो विकार यानी कि परिवर्तन उसमें होता है, उसको हम व्यंजन संधि कहते हैं। और व्यंजन हम कैसे पहचानेंगे कि व्यंजन है, तो उस जो है व्यंजन में जो है हलंत लगा होगा, इससे हम पहचानेंगे। ठीक है, हलंत लगाएंगे वहां पे। हलंत का मतलब होता है बच्चों, वो शब्द पूरा नहीं होता है, वो शब्द आधा माना जाता है अगर हम कहीं पे हलंत लगा रहे हैं, या फिर उसमें स्वर नहीं होता है। ठीक है, कहने का मतलब है उस अक्षर में स्वर नहीं होता है, उस वर्ण में। ठीक है, तो इसलिए हम हलंत लगा के उसको प्रदर्शित करते हैं, उसको दिखाते हैं। तो बच्चों क्या है व्यंजन संधि, पहले शब्द के अंत में व्यंजन
आने के बाद, स्वर या व्यंजन के आने पर दोनों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन के बाद यदि व्यंजन आ रहा है या स्वर आ रहा है या दोनों में से कुछ भी आ रहा है, तो जो आपस में मिला करके हम जो नया शब्द बना रहे हैं वो व्यंजन संधि कहलाता है। ठीक है, तो उदाहरण के लिए आपकी पुस्तक में सबसे पहला शब्द दिया है वागीश, दूसरा दिया है सदाचार, तीसरा उच्चारण और चौथा दिग्गज। ठीक है, तो बच्चों उसके बाद फिर दिया है जगदीश, उल्लास, सज्जन और उल्लेख। ठीक है, तो सबसे पहला हम शब्द लेते हैं उदाहरण के लिए वागीश। ठीक है, तो वागीश किन किन शब्दों से मिलकर बना है? वाक, धन, ईश। तो वाक में क के नीचे हलंत है, तो ये हो गया व्यंजन। वाक, धन, ईश बराबर हो गया वागीश। ठीक है, तो इसी प्रकार के से सदाचार, दूसरा जो हमारा शब्द है वो है सदाचार। ठीक है, तो सदाचार किन शब्दों से मिलकर बना है? सत, धन, आचार। सत तो के नीचे हलंत है। ठीक है, तो सत, धन, आचार क्या हो गया? सदाचार। तो बच्चों देखिए, जैसे वाक शब्द में जो क वर्ण है उसमें हलंत लगा है और हलंत का अर्थ होता है उसमें स्वर नहीं है। ठीक है, तो जिन वर्णों में स्वर नहीं होता है उनमें हलंत का प्रयोग होता है। तो देखिए वाक, धन, ईश बराबर क्या हो गया? वागीश। ठीक है, या हम कह सकते हैं बच्चों की क और ई मिलाकर क और ई मिलाकर एक नए शब्द का निर्माण कर रहा है, वो बन जाता है गी। ठीक है, क और ई मिलाकर क्या हो रहा है? एक नए शब्द का निर्माण हो रहा है, तो उससे क्या बन गया? ई। तो वाक, धन, ईश बराबर हो गया वागीश। क और ई मिलाकर क्या हो रहा है? एक नए शब्द का निर्माण हो रहा है गी का। ठीक है, तो वाक, धन, ईश बराबर वागीश। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण देखते हैं बच्चों। तीसरा वाला देखिए, ये है उच्चारण। अब उच्चारण का अगर संधि विच्छेद हम करते हैं तो उत, धन, चारण हो गया। जो उच्च, जो दो बार चौ लिखा है तो उसका हम क्या बनाएंगे? उत। उत यहाँ पे तो क्या है? स्वर है, स्वर नहीं है यहाँ पे। तो व्यंजन है क्योंकि इसके नीचे हलंत लगा हुआ है। तो उत, धन, चारण बराबर उच्चारण। यहाँ पर तो में जो त है यानी कि जो हलंत लगा हुआ तो है उसमें स्वर न होने के कारण ये हो गया व्यंजन। तो चारण में चा भी है। व्यंजन तो मैंने आपको बताया कि व्यंजन के बाद स्वर भी आ सकता है। ठीक है, और व्यंजन के बाद व्यंजन भी आ सकता है। तो बच्चों व्यंजन और व्यंजन का आपस में जब मेल हुआ तो वो बन गया चारण। ठीक है, तो उच्चारण कैसे बना? उत, धन, चारण बराबर उच्चारण। तो बच्चों इसी प्रकार से अन्य भी यहाँ पे उदाहरण दिए गए हैं जिनको कि बहुत अच्छी तरह से आप लोग देखिएगा। अब हम पढ़ते हैं तीसरी संधि, विसर्ग संधि। हमने पढ़ी सबसे पहले स्वर संधि, दूसरी हमने पढ़ी व्यंजन संधि। स्वर संधि के 5 भेद थे, व्यंजन संधि पढ़ी फिर हमने। अब हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि। ठीक है, तो विसर्ग संधि किसको कहते हैं? सबसे पहले हम यह देखते हैं। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार यानी परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग क्या होते हैं बच्चों? विसर्ग होते हैं 2 डॉट जो होते हैं ना, अह की मात्रा जिसको हम बोलते हैं उसको क्या कहते हैं? विसर्ग बोलते हैं। तो विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग का चिन्ह ये 2 डॉट होते हैं बच्चों। कौन से डॉट होते हैं? ये जो नीह में लगा हुआ है ये जो डॉट है, ठीक है, जिसको हम अह की मात्रा भी बोलते हैं। तो आप सबको पता होगा कि संधि में जब हम आगे पढ़ेंगे तो संधि में विसर्ग का बहुत ज़्यादा
प्रयोग होता है। जब हम आगे भी पढ़ेंगे तो बच्चों क्या होता है, संधि विच्छेद जब हम करते हैं तो संधि में विसर्ग का जो है बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। यहाँ मैं आपको विसर्ग का क्या क्या प्रयोग होता है ये बताऊंगी। हमने पढ़ा भी है वर्ण विचार के अंदर अनुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग के बारे में हमने पढ़ा है ना, तो हम यहाँ पर विसर्ग के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों या कहें कि तो बच्चों क्या कहा मैंने कि विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होने पर जो संधि बनती है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे निह, यहाँ देखिए विसर्ग लगा हुआ है, निह में क्या लगा हुआ है, विसर्ग लगा हुआ है और ये ह साउंड करता है। ये किसकी तरह सुनाई देता है, ह की तरह, ह की आवाज़ के स्वर की तरह सुनाई देता है। इसमें नह धन रस बराबर क्या है, आपस में मिले, नह धन रस आपस में मिले तो क्या बन गया, नीरस। उसके बाद फिर लास्ट वाला देखिए बच्चों, विसर्ग संधि का लास्ट वाला ऑप्शन दुर्बल जो है, ठीक है। दुर्बल में क्या कैसे बनाया हमने, ये थोड़ा सा डिफरेंट है इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। इसमें साउंड हो रहा है ना, तो यहाँ पर क्या है, दुह धन बल बराबर क्या हो गया, दुर्बल। दुह धन बल दुर्बल। यहाँ विसर्ग के साथ ब मिला है और र में परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ विसर्ग के साथ ब मिला और र में परिवर्तन हो रहा है, यानी कि विसर्ग और ब आपस में मिले तो वो किस में बदल गए, र में बदल गए, र में परिवर्तित हो गए। और यहाँ पर एक नया शब्द बन गया दुर्बल। क्या हुआ, यहाँ विसर्ग के साथ ब मिला और र में परिवर्तन हो रहा है यहाँ पे, यानी कि विसर्ग और ब आपस में मिले तो वो र में परिवर्तित हो गए हैं और यहाँ एक नया शब्द बन गया दुर्बल, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो गया हमारा विसर्ग संधि। तो बच्चों हमने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा, इस पाठ में हमने क्या क्या सीखा ये हम देखते हैं कि दो वर्णों के परस्पर मेल से, दो वर्णों के परस्पर मेल से, परस्पर मतलब आपस में मिलने से जो विकार यानी परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि किसको कहते हैं, दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसको स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं जो मैंने आपको बताए थे, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। उसके बाद व्यंजन संधि किसको कहते हैं, पहले शब्द के अंत में यदि व्यंजन हो और दूसरे शब्द के आरंभ में व्यंजन या स्वर भी हो सकता है, व्यंजन या स्वर दोनों में से कुछ भी हो, तो दोनों के मिलने से जो विकार यानी परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर विसर्ग संधि किसको कहते हैं, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार होता है, विसर्ग के बाद विसर्ग 2 डॉट होते हैं जिसमें अह की मात्रा भी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार यानी परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों इसी के साथ हमारा पाठ 3 संधि यहीं पर समाप्त होता है, जिसको कि मैंने 3 भागों में विभाजित किया क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन रही थी तो मुझे 3 भागों में इसको विभाजित करना पड़ा। तो यहीं पर समाप्त होता है, मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।